अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, कल सियालकोट और आज फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पावर शो किया, इसमें एक ख़ास बात जो कॉमन रही वो ये थी कि इमरान खान की जान को ख़तरा है और कातिलों और साजिश का इन्हें इल्म भी है, जिस पर इमरान खान ने एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवा कर महफूज कर दी है। अपने कत्ल की साजिश के हवाले से इमरान खान ने क्या कहा, ज़रा देखिए। जब भी गवर्नमेंट कही है पाकिस्तान में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, उन्होंने देखा कि बजाय लोग मिठाइयाँ बांटने के लोग तो सड़कों पे आ गए हैं, तो फैसला किया कि इस तरह तो बात नहीं बनेगी, इसको दुनिया से ही फारिग किया जाए। मैंने इसलिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया, उस वीडियो के ऊपर मैंने एक एक का नाम लिया जो इस साजिश में मुलव्विस था। नाजरीन, इमरान खान की हुकूमत गिराने के पीछे वाकई कोई साजिश थी या नहीं, इसका फैसला तो अभी नहीं हुआ कि एक और ख़तरनाक साजिश का जिक्र ज़रूर ज़ेर बहस आ गया है। इमरान खान ने अपने कत्ल की साजिश में मुलव्विस किरदारों को अभी सामने लाने से गुरेज किया है। साथ ही उन्होंने इस साजिश की कोई तफसीलात भी शेयर नहीं की हैं जिसके मुताबिक उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। लिहाजा क्या इसे प्रीएम्प्टिव मैयर समझा जाए, क्योंकि अगर इस कत्ल की साजिश में से किरदारों के चेहरे छुपा लिए जाएं जैसा कि हुआ, फिर प्लानिंग क्या है, मुमकिन कत्ल कैसे और कहाँ क्या हो सकता है, इन तफसीलात का भी जिक्र नहीं। फिर ये बात भी काबिल गौर होगी कि इमरान खान के पास साजिश की जो डिटेल्स आई हैं वो किस हद तक सच हैं या सुनी सुनाई बात तो नहीं है। इसका तयन भी तभी होगा जब वो सब कुछ सामने लेकर आएंगे, और अगर वो ये सारी डिटेल्स नहीं बताते, शेयर नहीं करते, तो उनका बयान कातिल के लिए सिर्फ एक पैगाम ही रह जाता है। तो फिर सवाल ये है कि वो पैगाम किसको दे रहे हैं। क्या ही अच्छा हो कि इमरान खान जहां मुनासिब समझे, जिस पर एतबार करें, वहां वो किसी मुमकिना खतरे से पहले तफसीलात शेयर करके सिक्योरिटी ले लें और अपनी जान को महफूज कर लें। क्या इस सिक्योरिटी थ्रेट के लिए उनके साथ किसी सिक्योरिटी इदारे ने राब्ता किया, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म होने की हैसियत से भी उन्हें सरकारी सिक्योरिटी मिलना ज़रूरी है। नाजरीन, इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद जब से उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जलसे जुलूस करने का सिलसिला शुरू कर रखा है, तब से उनके कारकुनों में एक जज्बाती वाइब्रेशन एक नज़र आ रही है, एक्टिव नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ का कारकुन, और बज़ाहिर वो अर्ली इलेक्शन के मुतालबे को लेकर 20 मई तक अपना जो मोमेंटम है इसको कायम रख कर इस्लामाबाद में एक बड़ा पावर शो करने का भी इरादा रखते हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर अवामी राब्ता मुहिम में कुछ नई बात कर रहे हैं, नए इंकशाफात कर रहे हैं। यानी पहले अमरीकी साजिश और अदम एतमाद की कहानी, फिर हुकूमत गिरने की सूरत में मैशियत के डूबने की मालूमात देना, फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिगड़ने वाले ताल्लुकात की वजूहात, फिर इदारों के न्यूट्रल ना होने के इल्ज़ामात, और अब उनकी असैसिनेशन की साजिश। ऐसे मालूम होता है कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म अपने स्क्रिप्ट के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। तो इन इंकशाफात का दी एंड कहाँ होगा, मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब आपका। शिबली फराज साहब, यकीनन एक संजीदा बात कर रहे हैं इमरान खान साहब। अगर वाकई ऐसा है कि उन्हें साजिश हुई है या साजिश हो रही है, उनकी जान को ख़तरा है, वो ये कल भी कहा उन्होंने सियालकोट में, आज भी उन्होंने कहा फैसलाबाद में कि अगर मुझे कुछ हुआ तो एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड करवा दी है, वो बाद में पूरी कौम देखेगी और जो जिम्मेदार होंगे जिनके मैंने नाम दिए हैं सबको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना है। तो मेरा सवाल ये है कि कुछ बुरा होने का इंतज़ार क्यों भाई, साजिश को नाकाम भी तो बनाया जा सकता है सब कुछ सामने लाकर। देखें शाजिया, बात यह है कि आपको साथ ही साथ में जो खान साहब ने जो बातें की हैं अपनी सिक्योरिटी के बारे में, उसका एक तनाजुर भी है। वो तनाजुर क्या है कि जिस तरह के उन्होंने अपनी तकरीर में भी कहा कि जब भी कोई हुकूमत जाती है तो लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, वेयर एज इस केस में जहाँ पे कि हमें हटाया गया एक साजिश के ज़रिए, तो पूरा पाकिस्तान, चाहे वो इस मुल्क में की जोग्राफियाई हदूद में था या बैरून मुल्क पाकिस्तानी जहाँ जहाँ, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, गैर ममालिक में, वो खुद निकले और एक ऐसा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था जो कि हमने अपनी मुल्क की तारीख में कभी भी नहीं देखा। दूसरी बात उन्होंने की कि जब ये हुआ
तो जाहिर है कि जो साजिश करने वाले थे उनको ये एहसास हुआ कि ये शख्स तो हम समझे थे कि इसको हम इक़्तिदार से हटाएंगे तो बस लोग ऐसी कुछ बातें करके और फिर ख़त्म हो जाएंगे और लाइफ वुड बी नॉर्मल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहली दफ़ा देखा कि पूरी कौम एक कौम के तौर पे इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा कि नो मोर, नो मोर, हम इसे मजीद जारी नहीं रखना चाहते। और एक आप देखें कि इनका ख्याल था जैसे कि ख्वाजा आसिफ टाइप लोग जो कहते हैं कि जी हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद लोग भूल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों में फिर रहे हैं, आप भी फिरते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए अब एहसास हुआ है कि इलेक्शन कराएं तो भी बुरा, इलेक्शन ना कराएं तो भी बुरा। लेकिन खान साहब की बातों से कुछ और चीज़ें भी बड़ी अब खुलकर वाजे भी होना शुरू हो गई हैं, सामने भी आ रही हैं कि अमरीकी साजिश तो थी। चले नवाज शरीफ, जरदारी, ये सारी कंपनी भी इसमें शामिल थी। ये जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से, जो वो गिले शिकवे कर रहे हैं, जो वो नाराज़ हैं, इसकी क्या वजह है? जो वो कह रहे हैं कि अदलिया मेरे अंडर तो नहीं था, हमारे ज़ेर असर तो नहीं था, नैब नहीं था, लेकिन जिनके ज़ेर असर था वो भी कुछ नहीं कर सके। फिर वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से पैगामात आ रहे हैं, नंबर्स ब्लॉक कर दिए। इस्टेब्लिशमेंट का क्या कसूर है? देखिए, बात यह है शाजिया कि हम ये देखते रहे हैं कि जब से ख़ास तौर पे पिछले 40, 50, 60 साल पहले एक तरीक़ाकार होता है जिसमें कि मुख्तलिफ पावर के जो सेंटर्स होते हैं ये मिलकर और एक किसी भी पॉलिटिकल या किसी भी एजेंडे को लेके आगे चलते हैं। अब इसमें सिर्फ ये कहना कि ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट है, तो इस्टेब्लिशमेंट को ज़रा इसकी ब्रॉडर डेफिनेशन को देखें, जिसमें कि हम ये समझते हैं कि इसमें वो माफिया जिसमें कि आलाकार वो करप्ट लोग, इसमें कोई ऑनेस्ट लोग इसके वो नहीं होते हैं। वो करप्ट लोग जिस तरह के नवाज शरीफ है, जिस तरह शहबाज शरीफ है, जिस तरह हाफिज अली जरदारी है या बाकी जो और हैं, तो सिस्टम को करप्ट किया गया है और सिस्टम में वही लोग आगे आ सकते हैं जो कि करप्ट हैं, क्योंकि करप्ट लोगों को हैंडल करना ज्यादा आसान होता है। ऑनेस्ट आदमी को आप नहीं मैनेज कर सकते। बुनियादी उसूल ये है और इसी उसूल की बुनियाद पर ऐसे लोगों को ऐसी तो आप ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से ईमानदार लोग हैंडल नहीं हो रहे थे, करप्ट लोगों को ले आए। देखिए, जो इमरान खान इस वक्त बात कर रहे हैं एक आज़ादी की, जिसमें कि इंटरनेशनल पे अमेरिका हो या वेस्ट हो या कोई भी ममालिक हो, जिसमें कि वो हमारी फॉरेन पॉलिसी को मैनेज करते हैं, उसकी वजह यह है कि जो लीडरशिप हमारी है, जिस तरह के भी बिलावल भुट्टो है, तो उनको पता है कि इसके अकाउंट्स किधर हैं, उनको पता है कि ये कितने करप्ट हैं, इनके एसेट्स किधर किधर पड़े हुए हैं, तो उनको हैंडल करना बड़ा आसान होता है कंपेयर टू इमरान खान, जिसको उनको पता है कि इसको हम किस चीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस बंदे का न तो अकाउंट्स हैं, न तो कोई बिजनेस है, और ये इसी पाकिस्तान में ही है। तो इसलिए किसी भी शख्स को जो कि करप्ट हो उसको मैनेज करना बड़ा आसान होता है कंपेयर टू एक ऑनेस्ट लीडर के। अच्छा, वजीर आजम हाउस से सड़कों तक सिर्फ अमेरिकी साजिश की का नतीजा है, या जो हम इसको इस्टेब्लिशमेंट से खराब ताल्लुकात का नतीजा भी कह सकते हैं? वजीर आजम हाउस से सड़कों तक देखें बात यह है कि ये बुनियादी तो साजिश जो भी है ये तो अमेरिका में बनी है, जिसमें कि देखें आपने उनके जो सीनियर लीडर्स हैं या सेनेटर्स हैं या तजियाकार हैं, उनका आपने सुना है कि वो उनकी बड़ी क्लियर कट डिमांड्स थी जो कि इमरान खान नहीं पूरा कर रहा था, जो कि जिसका कि लास्ट स्ट्रॉ जो था वो था रशिया का ट्रिप। होता क्या है, फॉरेन पॉलिसी का मकसद क्या होता है? ख्वाहिश तो यहाँ पर भी बहुत से लोगों की है कि मोदी को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। जब से मोदी आया तब से इस खित्ते के हालात बड़े खराब हुए। जब से मोदी आया कश्मीर में जुल्म सितम बढ़ गया, जब से मोदी आया पाकिस्तान के साथ ताल्लुक खराब हो गए। लेकिन इस तरह की ख्वाहिशात पर मतलब कि हुकूमतें बदल तो नहीं जाया करती, हर एक की अपनी सोच होती है, अपना नजरिया होता है। मेरी बात सुने, नहीं, इंडिया को मत कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ। इंडिया नंबर 1 1.4 अरब लोगों की का मुल्क है, कमर्शियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी, और वो चूंकि मुसलमान मुल्क भी नहीं है इसलिए उसको जो है तो एक और तरीके से डील किया जाता है, और ना उसके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इस तरह के उनके बाहर अकाउंट्स हैं या बाहर उनके वो हैं, वो अंदर वो भी उनमें से भी कई करप्ट हैं।
लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि लीडर होता है, वो अगर वो मोदी को समझते हैं कि अगर उसकी पैसे वहां पे बाहर पड़े तो वो इंडिया को भी वो मैनेज करते, लेकिन चूंकि इंडिया का साइज इतना बड़ा है, उसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस इतनी है जो कि पाकिस्तान की नहीं है, इसलिए इंडिया तो और एंड अबव ऑल कि वो एक मुसलमान मुल्क नहीं है, एक सेकुलर मुल्क है, इसलिए उनको जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है। ये हमारे जैसे ममालिक जहां पे के करप्ट रूलर्स आते हैं, जिनको के चाबी के जरिए मैनेज करना बड़ा आसान होता है। लेकिन शाजिया, ये इस बात को आप कतई नजर देखें, ये जो बात हम कर रहे हैं ये इसलिए अहम तरीन है कि कैसे एक नॉन सीरियस एटीट्यूड है कि एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, 22 करोड़ लोगों का प्राइम मिनिस्टर, एक एटॉमिक पावर, उसके वजीर आजम को एक साजिश के जरिए, जिसकी के प्रूफ हमने भेजे हुए हैं। मेरा सवाल वही रह गया, सिर्फ अमेरिकी साजिश की वजह से सड़कों तक आप पहुंचे या इससे एस्टेब्लिशमेंट के खराब ताल्लुकात का भी नतीजा है? मुझे इसका भी जवाब दे। देखिए, खराब ताल्लुकात हमारे क्यों होंगे? हमने तो हमेशा पूरे 3-3.5 साल जो है हमने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी एक हमारे इदारे हैं, हमने उनको अपने मुल्क का इदारा समझा है और समझेंगे। ये सब कुछ बड़ी, उसमें मैं हुकूमत का हिस्सा था, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, तो मुझे साबिक DGISI के मामले पर इख्तलाफ नहीं था, बुज़दार साहब को हटाने पर इख्तलाफ नहीं था, यहाँ से मामलात खराब होना शुरू हुए। नहीं, देखें, ताल्लुक खराब, ये तो देखें ना, अगर बुज़दार साहब थे या कोई भी बंदा है, देखें अल्टीमेटली तो जवाब इमरान खान ने देना है ना लोगों को। अब ये बुज़दार और ये लोग क्यों इमरान खान के पीछे लाखों करोड़ों की तादाद में निकल रहे हैं? लोग इलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, कोई और नहीं इलेक्ट करता। तो जो अवाम का वजीर आजम होता है, वो अवाम की एस्पिरेशंस को देखता है, अवाम के लिए अपने आप को अकाउंटेबल ठहराता है, अवाम को जवाबदेह होता है। अगर तो वो उससे जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की है कि फॉर गुड और फॉर बैड, चाहे उसको कोई बैट्समैन है जो कि वो समझता है कि 0 पे आउट हो जाता है, ऐसा नहीं है। जब कैप्टन खिला रहा है उसको, तो कैप्टन इज रिस्पॉन्सिबल, नोबडी एल्स। तो इसलिए उन्होंने 20 मई तक इंतजार किस चीज का? 20 मई के बाद आप लोगों ने कॉल देनी है, क्या उम्मीद है कि 20 मई तक इलेक्शंस, अर्ली इलेक्शंस कॉल हो जाए, निगरान हुकूमत का ऐलान हो जाए? ये 6 दिन रह गए हैं, क्या इस चीज का इंतजार है? और फिर 20 को आप लोग ऐलान करेंगे? देखें, 20 को जरूरी नहीं है कि 20 को ऐलान करें। पहली बात तो ये है कि शाजिया, ये हमारा जमहूरी हक है और अवाम, पाकिस्तान के अवाम अब हमें, वो हमारे पीछे हैं। पाकिस्तान के अवाम इस करप्ट टोले को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान के अवाम, आप किसी भी जगह जाएं, आप विशाल जो लोग जो हमारे मुखालिफ भी थे, वो भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस मुल्क की मेजॉरिटी इस करप्ट टोले को एक्सेप्ट नहीं करती है, और जब एक्सेप्ट नहीं करती है तो इसका मतलब है इनके पास लेजिटिमेसी नहीं है, इनके पास अवाम को नहीं है। उसका क्या तरीका है? बेस्ट तरीका है कि आप जल्दी इंतखाबात कराएं। 2 डिमांड्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्योंकि दोनों नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। जिस तरह आपने देखा है इकोनॉमी का, ये जो सो कॉल्ड बड़े तजुर्बाकार थे, ये अपने लिए पैसे बनाने में, मुल्क के लिए पैसे बनाने में नहीं थे ये। लेकिन तो अभी जो इकोनॉमी का हाल है वो इनकी वजह से तो नहीं हुआ शिबली साहब जी? अभी जो इकोनॉमी का हाल है वो इनकी वजह से तो नहीं हुआ। नहीं, वो मेरी वजह से हुआ है जी। तो 3.5 नहीं, अभी देख रहे पिछले साढ़े तीन साल तो आप थे ना? नहीं, 3.5 साल हमने तो इकोनॉमी को बड़े जबरदस्त तरीके से हम उठा लिया था। हमने ये हमारे लिए कोई स्विट्जरलैंड जैसा मुल्क छोड़ के गए थे जिसको हमने सोमालिया बना दिया। ये तो इनके जो करतूत हैं, हम तो 3 साल से, आप इनसे 40 साल का हिसाब नहीं मांगते और हमसे आप 3.5 साल का हिसाब मांगते हैं। और अभी भाई वोट, मेरी बात सुने, वोट आपने अपनी पिछले 3.5 साल की कारकर्दगी पर ले रहे हैं, पिछले 40 सालों को देख के आवाम ने वोट नहीं देना। शिबली साहब मेरी बात सुने, लोग अभी हमारे पीछे हैं, आप जो भी कहें, हम बुरे थे, जो भी थे, निकम्मे थे, अल्हम्दुलिल्लाह सारा पाकिस्तान मेजॉरिटी इमरान खान के पीछे खड़ा हुआ है। और ये जो सो कॉल्ड जो वो हैं बने हुए हैं, एक्सपर्ट बने हुए हैं, जिन्होंने देख लें 2 फाइनेंस मिनिस्टर हैं, 2 वजीर खारजा हैं, 2 प्राइम मिनिस्टर हैं। आपके मुल्क के फैसले यहाँ नहीं होते, वहां पे एक क्रिमिनल कर रहा है जिसका नाम नवाज शरीफ है। ये आप इस तरह का मुल्क चाहते हैं अपने बच्चों के लिए? ये आप छोड़ना चाहते हैं कि वो वजीर आजम जिसके ऊपर इंडाइटमेंट यानी कि फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो चीफ मिनिस्टर जिस सूबे में आप बैठी हुई हैं जिसमें फर्द जुर्म आयद होना था, वो आपके लीडर बने हुए हैं? आप फख्र करती हैं इस बात पे?
मुझे तो फख्र नहीं है। मैं तो नहीं चाहूंगा कि मैं तो सिर्फ सवाल कर रही हूँ, काम करें। जी शाजिया, मैं तो सिर्फ सवाल कर रही हूँ। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें। जब से इमरान खान साहब ने ये इंकशाफ किया है कि उन्हें साजिश का इल्म है कि उनको मारने की जो है वो साजिश हो रही है, कत्ल करने की साजिश हो रही है, क्या किसी तरफ से रब्ता किया गया उनको सिक्योरिटी देने के लिए? ज़ाहिर साबिक वज़ीर आज़म है और अगर इतनी बड़ी साजिश हो रही है तो सिक्योरिटी तो मिलनी चाहिए। देखें, इमरान खान इस वक्त जो है तो पाकिस्तान से जहाँ तक पॉलिटिकल लीडरशिप का ताल्लुक है, इमरान खान इस मुल्क का सबसे प्रेशियस एसेट है, सब कीमती असासा है। उसकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पे है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत वक्त पे है, उसकी हिफाजत तो अल्लाह ताला ही करेगा। लेकिन जो भी खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हुआ तो फिर जो है ना, आप कोई अच्छी कुछ होने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? मैं फिर अपनी पिछली बात पे चली, कुछ होने का इंतजार क्यों? देखें, इंतजार नहीं कर रहे, हमने अपनी तरफ से जो भी चीजें हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन ये फर्ज है, ये कोई प्राइवेट कोई एक वो नहीं है जिसमें कि आप एक प्राइवेट गार्ड्स रख लें और एक प्राइवेट जो है तो एक वो क्या होता है उसको आप एक जत्था लेके फिरते रहें। ऐसी बात नहीं है। देखें, ये जिम्मेदारी अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। दूसरी बात ये है कि देखें जी, उन्होंने बताया भी कि यहाँ पे भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, जुडिशल मर्डर हुआ, इसमें लियाकत अली खान, इसमें बेनजीर भुट्टो, इसमें कितने पॉलिटिकल लीडर्स जो है ना वो हुए, उनका जवाब नहीं मिली। ये बेसिकली जो अहम तरीन चीजें हैं वो दो हैं, क्योंकि हमारे दुश्मन को ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे तो अलाकार बैठे हुए हैं जो बाहर के लोग जो के कर रहे हैं। तो इसलिए ये फर्ज नहीं बनता शाजिया इस मुल्क में, क्योंकि ये अगर ये साजिश हुई है तो ये पाकिस्तान के खिलाफ हुई है, ये इमरान खान के खिलाफ नहीं हुई, ये पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ हुई है। तो इसका नहीं बनता कि टॉप प्रायोरिटी पे, चाहे वो सेनेट हो, नेशनल असेंबली हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जितने भी इदारे हैं, इसी को नंबर 1 प्रायोरिटी करके करें कि जी ये कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज एन एटॉमिक पावर। अगर आप कोई ऐसे लोग ले आते हैं और 22 करोड़ अवाम, तो ये तो फिर एक राजवाड़ा बन जाएगा। तो इसलिए इस सारी चीजों को जो माजी में हुई हैं, ये नहीं कि पहली दफा हुई हैं, भुट्टो के साथ हुई हैं, मुसद्दिक के साथ हुई हैं, और सीसी वो क्या है उसका जो इजिप्ट का है एजेंडे के साथ हुई हैं, कितनी रिजीम चेंज हुई हैं, 78 से ज्यादा हुई हैं। तो हमें चाहिए कि बहैसियत कौम, अगर हम अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं और अगर हमें इस फ्यूचर से दिलचस्पी है, हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए डेली बेसिस पे, जब सामने आ न जाए। जुडिशल कमीशन तो ये हुकूमत बनाना चाहती है, आप लोग उसको मानने को तैयार नहीं है, तो कैसे इन्वेस्टिगेट होंगी सारी चीजें? अभी तक कोई नहीं किया। जुडिशल कमीशन तो बनना चाहिए और पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि बात को एक बराए एक फॉर्मेलिटी समझ के कर दिया जाए और फिर कुछ भी नहीं हो। नो, पाकिस्तान के लोगों को तसल्ली होनी चाहिए कि जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बिकॉज कंटेंट्स, मैं एज अ कैबिनेट मिनिस्टर आपको एक्स कैबिनेट मिनिस्टर बता रहा हूँ, कंटेंट्स आर वेरी क्लियर, उसमें कोई तशरीह की भी जरूरत नहीं है। वो शेर नहीं है जिसका कि आपको मतलब न समझ आ रहा हो। ये बड़ी क्लियर सिंपल लैंग्वेज है जिसमें कि डायरेक्ट धमकी दी गई है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है। सही। और इसमें जो सिक्योरिटी कमेटी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बड़े सीनियर ओहदेदार हैं, उनके मिनट्स में कमेंट्स भी आप पढ़ें तो आपको यकीन आ जाएगा कि ये बिल्कुल है। ये तो कह रहे थे कल तक कि जी ये खत भी जाली है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए कश्मीर और उमूर गिलगित बल्तिस्तान मेरे साथ मौजूद हैं, कमर ज़मान कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, हुकूमत के लिए
ये चीज़ कितनी संजीदा है, कितना कंसर्न है आप लोगों को इमरान खान साहब की इस बात के बाद कि उनकी जान को ख़तरा है? उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है जो वो मुनासिब वक्त पर सामने आएगी वो वीडियो। वो आज फैसलाबाद के जलसे में कौम से भी कह रहे थे कि अगर मुझे कुछ हुआ वो सब तक वीडियो पहुंच जाएगी, उसके बाद जो कसूरवार होंगे उनको आपने इंसाफ के कटहरे में लेकर आना है। तो कितना संजीदा ले रही है हुकूमत इस बात को? जाहिर है साबिक वज़ीर आज़म है, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, क्या कहते हैं आप? पहली गुजारिश तो यह है कि उनको एडिक्वेट सिक्योरिटी फराहम की गई है। दूसरा यह कि उनको कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी सिक्योरिटी उनकी हुकूमतों ने दी हुई है। तीसरा ये कि मीडिया को खान साहब की सारी गुफ्तगू का अहाता करते हुए, हमसे सवाल करते हुए खुद भी उसका एनालिसिस करना चाहिए कि इमरान खान साहब ने कहा उनकी सारी पॉलिटिक्स क्या है। उनकी सारी पॉलिटिक्स इस बात के गिर्द घूमती है कि मैं इस मुल्क में इनकलाब लाऊंगा, मैं लूटी हुई दौलत बाहर से लाऊंगा, मैं इन करप्ट सियासतदानों को नहीं छोड़ूंगा, मैं 1 करोड़ घर बनाऊंगा। और फिर उन्होंने कहा कि वो सियासतदान जो यू टर्न लेता है, जो अपनी बात से फिर जाता है, वो बड़ा सियासतदान होता है। खान साहब उसके बाद वो कहते रहे कि जी लाओ मेरे खिलाफ अदमत लाओ। उन्होंने कहा जी मेरे अलावा चॉइस ही कोई नहीं है, मैं वाहिद चॉइस हूँ इस मुल्क के लोगों के पास, और 23 के बाद 28 को भी मैं ही हूँगा, 2023 के बाद भी। तो उसके बाद खान साहब को उन्होंने हमें कहा कि लाओ मेरे खिलाफ अदम एतमाद आई, तो कहा जी मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा है कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद आई है, अब ये काबू आ गए हैं। ये उसके बाद उन्होंने देखा कि जब उनके इत्तेहादी, उनके साथी उनको छोड़ गए और उनका जाना ठहर गया, तो फिर साजिश का अंदिया आ गया कि जी अमरीकी साजिश हो गई, पता नहीं अमरीकी पैसे चल गए, पता नहीं क्या तमाशा हो गया। उसको खूब मीडिया ने भी बड़ा चलाया कि जी बड़ा खान साहब कह रहे हैं, लाइव के उनके टेलीकास्ट है, उसके ऊपर एनालिसिस नहीं हो रहे लेकिन कहे जा रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कह रही है, फौज कह रही है, एजेंसीज कह रही है कि जी ऐसा कुछ नहीं है, साजिश का कोई आंसर नहीं है। अमरीकी कह रहे हैं कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से। लेकिन खान साहब कोई चीज बताए बगैर ना पैसों का सबूत दे रहे हैं, ना कोई उसकी सबूत, ना कोई बात कर रहे हैं। लेकिन अब तो बात बड़ी आगे निकल चुकी है ना, अब तो वो कह रहे हैं कि अब तो उनकी जान को खतरा है। 1 मिनट आपको ना 10-15 सेकंड आप जरा थोड़ा सा और सब्र करें, मेरी आर्गुमेंट खत्म हो गई। तो गुजारिश ये है कि उसके बाद ये भी को महीना सवा महीना अच्छा चलाया उन्होंने, उनका भी माल खूब बिका, मीडिया ने भी खूब चला लिया इसको, कुछ दोस्तों ने हमारों ने। उसके बाद उन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया कि जी देखे ना जो न्यूट्रल है उनको वो न्यूट्रल नहीं होने चाहिए, न्यूट्रल्स ने खराबी की है। एक नया मंत्रा छेड़ा, 1 हफ्ता इस पे चला लिया। और उसके बाद उन्होंने कल से आज से नहीं कहा, कल से एक दास्तान नई छेड़ी है कि मेरी जान को खतरा है और मुझे पता है, मैं एक एक किरदार को जानता हूँ। मैं कहता हूँ अगर खान साहब आप अपने खिलाफ होने वाली साजिश और किरदारों को जानते हैं और आप पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को नहीं बता रहे, तो फिर आप जुर्म कर रहे हैं। आपकी जान को खतरा तो एक तरफ, आप जुर्म कर रहे हैं, बिल्कुल आप इस जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं। आपको चाहिए फौरी तौर पे आप आईजी पंजाब को, आप हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, आप इंटेलिजेंस, किसी एक को बताइए कि आपके खिलाफ कौन है साजिश कर रहा है, किससे जान का खतरा है, सब्सटेंशियल एविडेंस दीजिए। और अगर ये बात दुरुस्त हुई तो हम आपके साथ होंगे। कह इसलिए रहे हैं कि उनके पास हर हफ्ते एक नया झूठ अगर ना हो तो उनकी सियासत आगे नहीं बढ़ती, वो फ्यूल नहीं मिलता उनकी सियासत को सिवाय झूठ के। नहीं, इसको हमें इस तरह दूसरे एंगल से भी देखना चाहिए। आपको पता है जब बीबी आई थी उन्होंने भी इन खदशात का इजहार किया था कि अगर मुझे कुछ हुआ ये लोग जिम्मेदार होंगे। तो माजी को कुछ मद्देनजर रख कर तो किसी हद तक संजीदा लेना चाहिए कारा साहब। मैं कह रहा हूँ जी कि बीबी ने कहा जो भी वो एक हादसा हुआ बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन खान साहब की पूरी सियासत इस तरह का डंग टपाऊ झूठ बोल के कभी साल चला, कभी 1.5 साल चला, कभी 2 साल चला, फिर अब वो उनकी मुद्दत कम होती गई, फिर 2 महीने, फिर महीना, फिर 15 दिन, अब वो हफ्तवारी एक नया प्रोपेगेंडा, एक नया शोशा छोड़ रहे हैं। इस मामले को सीरियस लेना चाहिए, खान साहब से पूछना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी। मैं तो अपने वजीर दाखिला को कहूंगा, मैं अपने आईजीपी को कहूंगा, मैं अपनी हुकूमत को कहूंगा कि बिल्कुल खान साहब को पूछें कि उनको किससे खतरा है, वो उनके साथ सब्सटेंशियल एविडेंस ले। लेकिन मैं आपको तसल्ली से कह रहा हूँ, इमरान खान ने कुछ नहीं बताना।
जिस तरह उन्होंने कमीशन का नाम नहीं दिया, उन्होंने कुछ नहीं बताना। कल तक आप लोग जब ऑपोजिशन में थे, आप लोगों का भी मुतालिबा था फौरी इलेक्शंस होने चाहिए। अगर आज इमरान खान ये मुतालिबा कर रहे हैं, आपको पता है मैशियत का इस वक्त क्या हाल है, डॉलर कहाँ तक पहुँच चुका है। मरियम नवाज खुद कहती है कि इमरान खान की हुकूमत के गुनाहों का टोकरा हमें सर पे नहीं उठाना चाहिए। मतलब वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि कल को हमें अवाम को जवाब ना देना पड़े कि मैशियत का जो हाल किया वो इमरान खान ने किया। भाई हमने तो नहीं किया। तो अर्ली इलेक्शन कराने में या फौरी इलेक्शंस का इनेकाद करवाने में रुकावट क्या है? मुझे बहुत हैरानगी है, सच्ची बात है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत हैरानगी है। जब आप दोस्त मुझसे ये सवाल करते हैं तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि इस सवाल का तो कोई 5,000 दफा जवाब दिया जा चुका है कम से कम। इसलिए कि हम तो कह रहे थे कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर इनके किए हुए रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करते। हमने जब वो रिफॉर्म्स हो रही थी तो हमने कहा था कि इन रिफॉर्म्स को जिस दिन हमारी हुकूमत आई हम खत्म करेंगे। हमने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक शुरू की तो हमने कहा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके नए इंतखाब में जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान के खत के जवाब में उनको खत लिख के कहा और सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील होके कहा कि हम आईनी जरूरत के तहत, आईनी तकाजों के तहत 7 से 8 महीने या 6 से 7 महीने से कबल इलेक्शन नहीं करा सकते। इसके बावजूद एक अनोखे लाडले का मुतालबा है और मीडिया कह रहा है क्या हर्ज है। कोई हर्ज नहीं है। हमारा काम तो सवाल पूछना है, तो हम तो ये भी कहते हैं कि नून लीग के अपने अंदर से आवाजें उठ रही हैं। नून लीग के तो अपने अंदर से भी तो आवाजें उठ रही है ना कि फौरी इंतखाबात होने चाहिए। मेरा सवाल और है आपसे, आपका बिल्कुल काम है सवाल उठाना, बिल्कुल उठाना चाहिए, लेकिन सवाल रैशनल होना चाहिए। अगर सवाल में ही सवाल ही फजूल है तो आपको एनालिसिस करके खुद ही उसको मुस्तरद कर देना चाहिए। देखिए मेरा काम है सवाल करना, अगर मैंने आपके किसी जवाब को तो फजूल नहीं कहा ना, आपका काम है, मैं आपके जवाब की रिस्पेक्ट करती हूँ, आप मेरे सवाल की रिस्पेक्ट करें। मेरी बात सुनिए, मैं आपको सवाल करने से नहीं रोक सकता, लेकिन अगर एक सवाल का जवाब मैं 500 दफा दे चुका हूँ, मैं से मुराद सियासतदान और मैं से मुराद हर मीडिया को दे चुके हूँ, और 501 दफा वो सवाल आए तो मेरा जवाब तो यही बनता है ना जो मैं दे रहा हूँ। लेकिन मैंने तो आपको अपने प्रोग्राम में जब बुलाया, मैंने तो आज ही आपसे ये सवाल पूछा है, मुझे आपने पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। एक प्रोग्राम में नहीं, सैकड़ों प्रोग्रामों में इसका जवाब आ चुका है। अच्छा, अब जो सही लंदन में जो फैसले हुए हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जाहिर है आप लोग भी हुकूमत में, आप लोगों को एतमाद में लिया गया या आप लोगों से शेयर हुआ, या अभी तक आप लोगों को भी नहीं पता कि लंदन में क्या फैसले हुए? देखिए, शहबाज शरीफ साहब क्या मुल्क में तशरीफ ले आए हैं, वज़रा तो कुछ वापस आ गए ना जनाब। देखिए, वो वजीर आजम ने आके जवाब दे बताना है ना अपने इत्तेहादियों को, उस लेवल पे आके बातें करके उनको आने न दे। बिल्कुल, उन्होंने भी कहा है, बिलाशुबा कुछ वज़रा आ गए हैं, कुछ अभी नहीं आए हैं, लेकिन वजीर आजम साहब आके हमारी जो क़यादत है जमातों की, उनको बिल्कुल एतमाद में लेंगे, अगले दिनों में आप देख लेंगे। सो ये भी उस वक्त बनता है जब वो वापस आ जाएं और इसका बिल्कुल हमें पूछेंगे, बिल्कुल हमें बताएंगे, और फिर उसके हम बैठ के मुश्तरका फैसले भी करेंगे। सही, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो आप लोग करना चाहते हैं, ओवरसीज को वोटिंग का राइट देने के हक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओवरसीज पाकिस्तानीज को राइट टू वोट ऑलरेडी है, उनको बाकायदा नुमाइंदगी देने के हक में है, उनके नुमाइंदे कौमी सूबाई असम्बलियों में लाने के हक में है, उससे बहुत आगे जाके हम तो कह रहे हैं। सही, ये आप लोग कह रहे हैं ना, लेकिन नून लीग के कुछ लोगों की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि बाहर के लोगों को भी यहाँ की हल्काबंदी की सियासत का नहीं पता, तो क्यों उन लोगों को वोट का हक दिया जाए? तो राय तो मुख्तलिफ है। देखिए, गुजारिश ये है कि नून लीग के लोग भी, नून लीग की पार्टी पॉलिसी वो है जो मैं कह रहा हूँ इस वक्त, मेरी जमात की भी ये है, उनके कुछ लोगों की राय अगर किसी की है सेपरेट तो हो सकती है, मेरे इल्म में तो ऐसा बंदा कोई नहीं, आप बता दीजिए किसकी राय ऐसी है। मुआशी बहरान जिस तरह बढ़ता जा रहा है, क्या आप लोग समझते हैं कि ये कंट्रोल करना मौजूदा हुकूमत के लिए आसान होगा, या आप समझते हैं कि कल को जब आप लोग इलेक्शन में जाएंगे तो कहीं ना कहीं खमियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि बहुत मुश्किल सूरत हाल है, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। इंतहाई मुश्किल फैसले करने की घड़ी है और उन मुश्किल फैसलों की सियासी कीमत भी है, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। तो क्या इमरान खान की तरह सियासी कीमत ना दे के वो फैसले ना किए जाएं ताकि हमारी सियासत का नुकसान ना हो? लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि अगर लोगों को हम सच बताएंगे तो लोग तलखी में आएंगे, नाराज भी होंगे, कुछ नाराजगी झेलेंगे,
कुछ लोग इस बात को झेलेंगे और अल्टीमेटली आपको कौमी जरूरत के फैसले करने होते हैं। लेकिन अगर ये फैसले न हो तो क्या पाकिस्तान सरवाइव कर सकता है? और अगर पाकिस्तान की जद, पाकिस्तान की सालमियत पे जद आ रही है और हम अपनी सियासत बचाने में लग जाएं, तो ये तो बड़ा नाजायज काम है। तो बिल्कुल हमें वो फैसले करने चाहिए, भला उसकी कोई सियासी कीमत हो। मेरा ये यकीन है कि हम लोगों को एतमाद में लेके, मीडिया को एतमाद में लेके, आप दोस्त भी हकायक कौम के सामने रखेंगे तो बिल्कुल लोग भी इस बात को एग्री करेंगे और हमारे लिए आसान होगा। लेकिन अगर उसकी कोई कीमत भी है तो वो कीमत भी देनी चाहिए। कल तक जब इमरान खान की हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया था तो बड़ी तनकीद हो रही थी ऑपोजिशन की तरफ से कि आप लोग कब तक ये बोझ बर्दाश्त करेंगे, ये ज्यादती है, IMF के साथ प्रोग्राम आप आगे नहीं चला सकेंगे। आज मौजूदा हुकूमत भी वही काम कर रही है। आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे। तो माशी माहिरीन से बात करें तो ये कहते हैं कि ज़्यादा बोझ, ज़्यादा देर तक ये इकॉनमी ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, जिसकी वजह से ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि दिवालिया ना हो जाए। जो बात आप फरमा रही हैं ये बिल्कुल ऐसे दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक बात है। ये बहुत बड़ा बोझ है, ये लंबा अरसा सस्टेन नहीं कर सकता। यही बात मिफ्ता साहब भी कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम इस वक्त पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स की कीमत अभी फौरी तौर पर नहीं बढ़ा रहे, लेकिन ये बात भी वो कह रहे हैं कि ये ज्यादा अरसा सस्टेन नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं अब मिफ्ता साहब ने किस रेफरेंस में कहा और इसका क्या फैसला है, अभी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आएंगे, उनके आने के बाद कैबिनेट में मामला छिड़ेगा, उस वक्त तक तो यकीनन ये रहेगा। अब इसके ऊपर कोई फैसला होना चाहिए, लेकिन ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि बहुत तल्ख फैसला है, बहुत मुश्किल फैसला है। लेकिन ये फैसला या इसका कोई मुतबादल या मुतबादल आमदन का जरिया, अगर ये सब्सिडी जारी रखनी है तो इसका कोई मुतबादल जरिया बहरहाल हुकूमत को पैदा करना होगा, जो मुश्किल काम जरूर है लेकिन हमें करना होगा। क्या हमारी जगह जो भी होता उसको करना होता, हम भी करेंगे। सही। आखिरी सवाल, क्या मौजूदा हुकूमत ये समझती है या मौजूदा हुकूमत को इस बात का इदराक है कि आने वाले दिनों में हालात ख़राब हो सकते हैं? जो तहरीक इंसाफ के लोग खाना जंगी की भी बातें कर रहे हैं, वो 20 मई का इंतज़ार कर रहे हैं, शायद इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शंस कॉल कर दिए जाए तो 20 मई के बाद पता नहीं इस्लामाबाद में क्या हो जाएगा, इंतशार फैला देंगे। बात तो वो पुरअमन एहतजाज की कर रहे हैं, लेकिन कल जो सियालकोट में हुआ वो भी सबके सामने है। तो क्या मौजूदा हुकूमत इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार है? जी, हुकूमत हर वक्त तैयार होती है और होना चाहिए, यही हुकूमत के, इसीलिए वो हुकूमत होती है। अगर कोई इसके लिए तैयार नहीं है तो उसको हुकूमत घर जाना चाहिए। तो बिल्कुल तैयार है। दूसरी गुजारिश ये है कि अगर खाना जंगी होनी है तो किसने करनी है? वो जो कह रहे हैं खाना जंगी के हालात पैदा हो सकते हैं, तो वो खाना जंगी चाहते हैं ना, जो कह रहे हैं, वरना वो ये हरकत ना करें, वो खाना जंगी की सूरत हाल पैदा ना करें। और रही बात इलेक्शन, तो अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, हुकूमत वक्त भी कह रही है, तो फिर उनके इस मुतालबे में कितनी जान है कि जो इलेक्शन कराने वाला इदारा है वो भी कह रहा है कि इलेक्शन नहीं हो सकते। आईनी तकाजा भी है, उस बात को देखना चाहिए ना, क्या आईनी तकाजा नहीं है? इलेक्शन कमीशन का जो व्यू है वो गलत है, उनको सदर पाकिस्तान भी मान रहे हैं, उस व्यू को अदालत उज़्मा भी मान रही है। नहीं मान रहा तो ये लाडला। और एक आखिरी गुजारिश ये है कि अगर इस मुल्क के इस वक्त क्राइसिस में, ये जो क्राइसिस बहुत बड़ा है, इस वक्त लीडरशिप भी सारे मुल्क की इकट्ठी है, अगर ये फैसले नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकेगा। मैं आपको कह रहा हूँ, इनको ही फैसले करने हैं और करने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, पहले अमरीकी साजिश, फिर यहाँ के लोगों का उस साजिश में शामिल होना, फिर इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की खराबी का जिक्र करना, और अब 2 दिन से खान साहब बात कर रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है, अगर कुछ उन्हें हुआ तो वीडियो सामने आएगी, और लोगों से वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने इन्हें छोड़ना नहीं है, जिन किरदारों के नाम सामने आएंगे उनको आपने इंसाफ के कटहरे में लाना है।
तो ये किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है? क्या खान साहब को वो सब सामने अभी नहीं ले आना चाहिए और मौजूदा हुकूमत को उनकी इस बात को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए? हालात किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप शामी साहब? देखिए, अल्लाह ना करे कि इमरान खान साहब को कोई नुकसान पहुंचे। उनकी जान बड़ी कीमती है, वो हमारा सरमाया है और उनकी हिफाजत करनी चाहिए और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको सिक्योरिटी फराहम करे, जो सिक्योरिटी एक वजीर आजम को दी जाती है। लेकिन इमरान खान साहब जो ये बात कह रहे हैं, उनको भी चाहिए कि वो तफसीलात जो हैं वो मुतल्लिका लोगों से शेयर करें, जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, ताकि उसका कुछ मुदावा किया जा सके, देखा जा सके कि कौन लोग हैं जो उनको कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं और जिनकी तफसील इमरान खान साहब के पास पहुंच चुकी है। तो खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो गया, उसके बाद वो वीडियो नशर करने से कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। और इसलिए ये तो फौरी तौर पर उनको एतमाद में लेना चाहिए और कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं उनको हरकत में आना चाहिए और उन लोगों का पीछा करना चाहिए जो इस तरह की नापाक बातें कर रहे हैं या साजिश कर रहे हैं। अच्छा शामी साहब, बिल्कुल, जिस तरह के इंकशाफात पिछले 2-4 रोज से इमरान खान साहब कर रहे हैं, उससे आपको क्या लगता है? बड़ी कन्फ्यूजन सी पैदा हो गई है कि इमरान खान को वज़ीर आज़म हाउस से सड़कों तक लेकर कौन आया है? अमरीकी साजिश लेकर आई है, उसमें उस साजिश में नवाज शरीफ जरदारी साहब ने साथ दिया बकौल इनके इमरान खान के, या जिस तरह वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी कुछ बातें कर रहे हैं, नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि उनसे इख्तलाफात थे बुज़दार साहब के मामले पर, साबिक DG ISI के मामले पर, तो आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं कसूरवार इस्टेब्लिशमेंट को भी ठहरा रहे हैं? कहीं ना कहीं नहीं, वो तो हर जगह उसे कसूरवार ठहरा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इन लोगों ने उनको काम नहीं करने दिया, उनको एहतसाब नहीं करने दिया और नैब और अदलिया जो है उस पर भी उनका असर और रसूख था और खान साहब जो कुछ करना चाहते थे वो नहीं कर पाए और ये एस्टेब्लिशमेंट की वजह से ऐसा हुआ है। तो खान साहब तो अब बहुत दूर निकल गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो कुछ खुद कंफ्यूजन का शिकार हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो बात किसके खिलाफ करनी है और कैसे करनी है। तो मेरा ख्याल उनकी तवानाई जो है उसको ज़ाया हो रही है इस तरीके से। खान साहब को चाहिए कि अपनी ताकत को संभालें। इलेक्शन तो होंगे, 2 महीने में हो जाए, 4 महीने में हो जाए, 6 महीने में हो जाए, तो वो तवानाई इलेक्शन पे लगाएं, उसको इधर उधर ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो वाकई अब सड़कों पर ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं, जैसा कि वो कह चुके थे कि मुझे अगर इक़्तिदार से निकाला गया सड़कों पर मैं बड़ा खतरनाक साबित होऊंगा। इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि वो बड़े जलसे कर रहे हैं। लोगों में उन्होंने एक तहर्रुक पैदा कर दिया है और उन्होंने जो अपना बयानिया वो अमेरिका के खिलाफ दिया है उससे एक हलचल तो मची है, इससे तो इनकार नहीं हो सकता। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि उनके मुखालफिन भी बड़े जलसे कर रहे हैं। आज मरियम नवाज शरीफ का और हमदा शहबाज का जलसा था गुजरात में, बहुत बड़ा जलसा था। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कराची में खिताब कर रहे थे, उनका भी जलसा जो है बड़ा जलसा था। तो ये मुखालिफ जो है उनकी भी फॉलोइंग मौजूद है, खान साहब के अपनी फॉलोइंग भी मौजूद है। तो उनको चाहिए कि एक दूसरे के साथ जिंदा रहना सीखें, खान साहब भी और उनके मुखालिफ भी। वो बर्दाश्त करें एक दूसरे को और एक दूसरे का मुकाबला करें सियासी मैदान में, इंतखाबी मैदान में, और एक दूसरे को तस्लीम करें। और ये जो जमहूरियत में आप किसी से जिंदा रहने का हक नहीं छीन सकते। बिल्कुल। आप किसी को तहतेक नहीं कर सकते। तो ये हमें जिंदा रहने का फन सीखना होगा और लोगों को भी सिखाना होगा। सही। आप समझते हैं कि जैसे जितनी ताखीर होगी इलेक्शंस में इमरान खान को उसका ज्यादा फायदा होगा, या आप ये समझते हैं कि अगर फौरी इंतखाबात हो जाते हैं
जिसका मुतालबा बार बार इमरान खान कर रहे हैं, और जो एक मोमेंटम उन्होंने बनाया हुआ है, और जो कारकुन पीटीआई का इस वक्त चार्ज है, इस मौजूदा सूरत हाल में उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, या सूरत हाल अगर लेट होगी वो खान साहब के हक में जाएगी? मेरा ख्याल है कि जज्बाती खजा जो उन्होंने पैदा कर रखी है, अगर इस वक्त इलेक्शन हो तो शायद उनको ज्यादा फायदा होगा। तो क्या इसीलिए मौजूदा हुकूमत इससे डर तो नहीं रही? नहीं, डरने का मसला नहीं। देखिए, इस वक्त ये जो जमातें इस वक्त हुकूमत में हैं, उन्होंने 2018 के इलेक्शन में 68% वोट लिए थे, यानी 2/3 वोट उनके पास थे और 1/3 पीटीआई के पास थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ही मामला उलट गया है। खान साहब की ताकत में अगर कुछ इजाफा हुआ है तो उनके मुखालिफ जो हैं वो भी अपनी जगह मौजूद हैं। आप ये नहीं कह सकते किसी के पास वीटो है, वीटो किसी के पास नहीं है। और ये आप नहीं कह सकते कि इलेक्शन में खान साहब यकीनन जीत के आएंगे और 2/3 अक्सरियत लेके आएंगे। उनके मुखालिफ उनका मुकाबला करेंगे, उनमें भी दमखम बाकी है। बुनियादी बात यह है, जमहूरियत का तकाजा ये है, एक दूसरे को बर्दाश्त किया जाए, तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए, सही, एक दूसरे की इज्जत की जाए, सही, एक दूसरे को तस्लीम किया जाए। वरना ये जमहूरियत कहीं ऐसी दुनिया में नहीं चल रही कि एक हारने वाले या जीतने वाले जो हैं वो एक दूसरे को तहकीक करने के दर पे हो जाएं, सही, और एक दूसरे से बात करने का रवादार ना हो। सही। शामी साहब, मौजूदा जो हुकूमत है इसमें जितनी भी सियासी जमातें हैं, आपको नहीं लगता कि किसी की तैयारी नहीं थी, प्लानिंग के साथ ये लोग उस तरह नहीं आए, इनको शायद पता नहीं था कि क्या चैलेंजेस फेस करना होंगे? पहला टारगेट यही था कि खान साहब को घर भेजें, बाद में देख लेंगे, जो होगा देखी जाएगी। लेकिन अब क्या ये बात दुरुस्त है कि वाकई अब रियलाइजेशन हो रही है अंदर अंदर खाते सियासी जमातों में कि हमने कहाँ पर हाथ डाल दिया, हम तो इस सिचुएशन को संभाल ही नहीं सकते हैं? आप गवर्नेंस को देख लें, आप अपने मुआशी सूरत हाल देख लें। खान साहब ने जो कंपेनिंग की है और दबाव बढ़ाया है, इसमें कोई शुबा नहीं। हाँ। ये जो उनके हरीफ हैं वो ये तवक्को नहीं कर सकते थे कि खान साहब इतने खतरनाक साबित हो। तो उनकी ताकत जो है वो तो मौजूद है और उन्होंने भरपूर मुजाहरा भी किया है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तानी मईशत की मुश्किलात का ताल्लुक है, वो तो हर शख्स उनसे वाज़ेह था। और खान साहब जो है ये सब्सिडी दे गए हैं पेट्रोल पर, अब वो मौजूदा हुकूमत जो है वो घबराई हुई है, वो सब्सिडी खत्म नहीं कर पा रही, और खत्म नहीं करेगी तो IMF से बातचीत शुरू नहीं होगी, बिल्कुल प्रोग्राम जो है बहाल नहीं होगा। तो मतलब कि दोनों तरफ से मुश्किल आते हैं। सब्सिडी खत्म करते हैं तो महंगाई का ज़ाहिरा बोझ बढ़ जाएगा आवाम पर, वो आपको जवाब देना होगा, नहीं करेंगे तो IMF से पैसे नहीं मिलेंगे। सही, कायदाना सलाहियत का इम्तिहान तो यही है। हाँ। मुश्किल फैसले भी करने चाहिए लीडरों को, और अगर मुश्किल फैसले नहीं कर सकते, क्या ये मुश्किल फैसले लंदन में बैठ के ही होने? बड़ी तनकीद हो रही है कि भाई आप हुकूमत यहाँ कर रहे हैं, मुशावरत वहाँ जाके कर रहे हैं, फैसले आप लोग वहाँ जाके कर रहे हैं, अपने मुल्क में बैठ के फैसले करें, वहाँ से क्या नवाज शरीफ की डायरेक्शन के बगैर आप लोग फैसले नहीं कर सकते? बड़ी तनकीद हो रही है शहबाज शरीफ साहब पे। हाँ, तनकीद तो हो रही है, और तनकीद करने वाले जो हैं उनका अपना एक मौक़िफ़ है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि फैसले हो नहीं रहे अभी, यानी जो मईशत है उसके हवाले से जिन इक़दाम की जरूरत है वो हो नहीं रहे। तो हुकूमत को फैसले करने चाहिए। मुशावरत तो कहा लंदन में हो या लाहौर में हो, तो ये तासुर नहीं देना चाहिए कि एक हुकूमत में कई हुकूमतें हैं और एक गाड़ी को कई घोड़े लगे हुए हैं, सही, कई इंजन लगे हुए हैं। ये एक यकसुई के साथ, इत्मीनान के साथ अपना काम करना चाहिए और फैसले करने चाहिए। ये लीडरशिप जो है वो सिर्फ नारे लगाने के लिए नहीं होती, सही, मुश्किलात में से भी रास्ता बनाना होता है, फैसले करने होते हैं, सही, लोगों को समझाना होता है, उनको लीड करना होता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।